दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 12 विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा की बात की जा रही है ना, यानी विशिष्ट एक गुप्त ऊष्मा। तो ऊष्मा की बात की जा रही है इसमें, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऊष्मा क्या होता है। देखिएगा, इस लेसन के न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि इसी के आधार पे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको पूरे अंत तक देखिएगा, नहीं तो आप ऊष्मा के बारे में कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ऊष्मा क्या होती है उसको देखते हैं। ऊष्मा यानी हम लोग की पहली हेडिंग क्या है, ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? तो ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो क्या करती है, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, यानी जो ऊष्मा होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जो क्या होती है, एक वस्तु से, मान लीजिए कोई एक यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु से, कोई भी वस्तु है, आदमी बना रहे हैं, ठीक है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होती है, तापांतर के कारण क्या होती है, स्थानांतरित होती है। यानी तापांतर के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होती है, दूसरे वस्तु में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। क्या? ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा की परिभाषा क्या बताएंगे कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण क्या होती है, स्थानांतरित होती है। और इसका स्थानांतरण किधर से होता है, तो उच्च ताप से, किधर से, तो उच्च ताप से किधर होता है, निम्न ताप की ओर, निम्न ताप की ओर होता है। यानी उच्च ताप जिधर रहेगा उधर की ऊष्मा निम्न ताप की तरफ जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आई? तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण क्या होती है, स्थानांतरित होती है। और स्थानांतरण कैसे होता है, तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। इसकी मात्रा की बात कर ले, ऊष्मा की मात्रा की बात कर ले, यूनिट की बात कर ले, तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है क्या, कैलोरी, कैलोरी, या क्या होता है, जूल होता है, कैलोरी या जूल होता है। इतना क्लियर है? जो ऊष्मा होता है इसका मात्रा क्या होता है, कैलोरी या तो जूल होगा। ठीक है ना, ये प्रति मत समझिएगा, और है, ठीक है, और इसका मात्रा कैलोरी या जूल, जहां भी आपको दिखे जूल या कैलोरी तो समझिए वो किसको बता रहा है, ऊष्मा को बता रहा है। किसको बता रहा है, ऊष्मा को। यहाँ पे एक कैलोरी की डिफिनेशन पूछता है, ठीक ना, एक कैलोरी की क्या पूछता है, डिफिनेशन पूछता है। किसका मात्रक है कैलोरी, ऊष्मा का। एक कैलोरी, तो एक कैलोरी की डिफिनेशन पूछता है, तो आप बताएंगे क्या कि एक कैलोरी वह ऊष्मा है, एक कैलोरी वह ऊष्मा है जो किसी वस्तु के ताप को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस क्या करने में, तापांतर करने में आवश्यक होती है। यानी ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी वस्तु के ताप में 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस करने में क्या होती है, आवश्यक होती है, उसी ऊष्मा को हम लोग बोलते हैं क्या, एक कैलोरी ऊष्मा। ठीक है, एक कैलोरी ऊष्मा। जो एक कैलोरी ऊष्मा होता है, एक कैलोरी ऊष्मा होता है, ये होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। यहाँ पे दो मात्रक है ना, कैलोरी और जूल, तो भाई कैलोरी को जूल में चेंज करते हैं तो वहीं एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। यहीं किलो कैलोरी बोल दे तो, एक किलो कैलोरी बोल दे तो, सी से दिखाते हैं कैलोरी को, एक किलो कैलोरी बोल दे तो किलो में क्या होता है, 10,000, अगुड़े कैलोरी कितना होता है, 2.5 जूल, तो यही हो जाता है कितना, 4.2 गुणे 10 की पावर 3 जूल। इतनी बात समझ में आई? इतना बात सबको समझ में आया? तो ये रहा ऊष्मा, उसके यूनिट्स रहे कैलोरी, जूल। ठीक ना, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण क्या होती है, स्थानांतरित होती है। और इसका स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। इसकी यूनिट की बात करें तो कैलोरी और जूल होता है। एक कैलोरी की बात करें तो एक कैलोरी वह ऊष्मा होती है जो किसी वस्तु के ताप में कितने का अंतर करे, तो 15.5 डिग्री सेल्सियस से
14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस क्या करने में, अंतर करने में उष्मा की जो मात्रा आवश्यक होती है वही कहलाती है 1 कैलोरी उष्मा। 1 कैलोरी उष्मा जो होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी उष्मा की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, तो किलो में कितना होता है 10⁻³ ग्राम, यही होता है ना, गुणे 4.2 जूल, तो इसी को लिख सकते हैं 4.2 गुणे 10⁻3, ये 1000 को 10⁻3 जूल लिख सकते हैं। तो ये रहा उष्मा, ठीक है, इतने को नोट करिएगा। फिर देखते हैं विशिष्ट उष्मा क्या होता है। उष्मा हो गया, विशिष्ट उष्मा देखते हैं जो आपके लेसन का नाम ही बना है, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, इसके न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस लेसन के थ्योरी को 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1 बार ही पढ़िए, 2 बार ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं विशिष्ट उष्मा की। विशिष्ट उष्मा की बात करते हैं कि विशिष्ट उष्मा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विशिष्ट उष्मा। तो विशिष्ट उष्मा किसी धातु के इकाई द्रव्यमान का वह ताप, किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को ही विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। बात को समझिए, कोई भी वस्तु है, इसके एकांक द्रव्यमान, एकांक या इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, जैसे वस्तु का ताप 5 डिग्री सेल्सियस है तो उसको, यानी इस वस्तु का ताप 5 डिग्री सेल्सियस है, इसको बढ़ा के 6 डिग्री सेल्सियस करना है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाना है, तो जितनी उष्मा की मात्रा लगेगी उसी उष्मा को बोलते हैं क्या, विशिष्ट उष्मा। बात सबको समझ में आई। यानी कोई भी वस्तु है उसका इकाई द्रव्यमान लिया जाए, एकांक द्रव्यमान लिया जाए, m माना जाए, वो भी 1 माना जाए, ठीक है, 1 द्रव्यमान मान लेते हैं। इकाई का मतलब वही 1 द्रव्यमान की वस्तु है कोई, और उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ाना हो तो जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाती है, विशिष्ट उष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, विशिष्ट उष्मा। इतनी सबको समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई, इतनी क्लियर है सबको। चलिए इसकी यूनिट की बात कर ले, तो क्या होता है, इसका यूनिट होता है कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक ना, फिर बाद में यूनिट लिखेंगे, क्योंकि फार्मूले से यूनिट लिखने में और मदद मिलेगी थोड़ा अच्छे से। तो देखिए ये जो विशिष्ट उष्मा होती है इसको एस से दिखाते हैं, स्पेसिफिक हीट, इसका एस लेटर लेते हैं, ठीक है। अब कहा है परिभाषा के अनुसार कि इकाई द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्मा। अब विशिष्ट उष्मा को किससे दिखाते हैं, एस से। तो एस बराबर होता है Q बटा में M इंटू डेल्टा T। इतना क्लियर है, यही फार्मूला, इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। जहां पे लिख दे, जहां पे Q क्या है तो उष्मा है, M क्या है तो द्रव्यमान है, डेल्टा T क्या है तो तापांतर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इकाई द्रव्यमान की वस्तु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसी उष्मा को क्या, यानी इसी उष्मा को क्या बोलते हैं हम लोग, विशिष्ट उष्मा। इतना क्लियर है। तो ये रहा इसका फॉर्मूला। इसकी यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो मात्रक क्या होता है, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। उष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी, पीछे पढ़ चुके। m द्रव्यमान है तो इसका मात्रक ग्राम लिखिए या किलोग्राम लिखिए, तो ग्राम लिखे हैं, और ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, तो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, या और क्या होता है इसका मात्रक, तो इसका मात्रक होता है क्या, जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, या और होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या और क्या होता है
तो किलो कैलोरी ग्राम, किलो कैलोरी सॉरी ऐसे किलो कैलोरी, इसको मात्रा को ध्यान दीजिए, मात्रक भी पूछ देता है, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये सब इसके क्या है, मात्रक है। इतनी बात है सबको समझ में आई। किलो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये सब क्या है, मात्रक है। किसके, विशिष्ट ऊष्मा के। ठीक है, किसके हैं, विशिष्ट ऊष्मा के। तो इसके मात्रक को थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा और इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, बस इतना ही, ठीक ना। और जो इसके बारे में पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। जो विशिष्ट ऊष्मा होती है दो प्रकार की होती है, जो आपके बुक में दिया है, ठीक ना। क्या दिया है कि नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और एक दिया है नियत दाब पे विशिष्ट ऊष्मा। तो ये इसके जो हेडिंग है, यानी जो इसका नियत आयतन पे विशिष्ट ऊष्मा जो हेडिंग बनी है, इसी से आप इसकी परिभाषा बता सकते हैं। नियत आयतन मतलब आयतन निश्चित होगा, तो उस समय जो विशिष्ट ऊष्मा मतलब ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यानी इसमें m द्रव्यमान के लिए एक गैस का आयतन नियत रहता है, यानी यही m द्रव्यमान की वस्तु लेंगे, लेकिन इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, स्थिर रहेगा, नियत रहेगा। उस समय जो ऊष्मा होगी विशिष्ट ऊष्मा, उसे क्या बोलते हैं, नियत आयतन पे विशिष्ट ऊष्मा। वही बात दाब पे होती है, नियत दाब की, यानी m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उस पर दाब स्थिर रखा जाए तो उस पर जो विशिष्ट ऊष्मा कार्य करती है उसे क्या बोलते हैं, नियत दाब पे विशिष्ट ऊष्मा। तो इसे आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। हम लोग देखते हैं ऊष्मा धारिता। क्या देखते हैं, ऊष्मा धारिता। तो चलिए देखते हैं ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता क्या होती है। तो देखिए हम लोगों ने विशिष्ट ऊष्मा में पढ़ा है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इकाई द्रव्यमान वस्तु का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में जो ऊष्मा की मात्रा होती है वो होती है विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा धारिता क्या होती है, तो किसी भी वस्तु का कुल मात्रा का किसी भी वस्तु के कुल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो। ठीक है, किसी भी वस्तु का कुल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना। कोई भी वस्तु ले लीजिए और उसकी कुल मात्रा का, इकाई द्रव्यमान की नहीं बात कर रही है, कुल द्रव्यमान, मात्रा मतलब वही द्रव्यमान ही ना, तो कुल मात्रा को बढ़ाने में, यानी 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में, कुल मात्रा का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, ऊष्मा धारिता। तो यहाँ से ऊष्मा धारिता का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, ऊष्मा धारिता का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, तो वस्तु की कुल मात्रा m और उस पर लगने वाली ऊष्मा की मात्रा कोई यानी s, तो इसका मात्रा को, अरे इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, ऊष्मा धारिता बराबर क्या होता है, m इंटू एस। इतना क्लियर है। आवश्यक होती है, क्या बोला है, किसी वस्तु की कुल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, ऊष्मा धारिता। इतनी क्लियर है। इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसकी यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए m का मात्रक द्रव्यमान, m का मात्रक द्रव्यमान और फिर ये से, लेकिन इसका एक फार्मूला, अरे द्रव्यमान लिखेंगे, फिर यहाँ से विशिष्ट ऊष्मा है, जो ऊष्मा है इसका फिर मात्रक रखेंगे, तो m से m कट जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा है ना, कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, ऐसे पढ़ा ना। तो द्रव्यमान कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो इसका मात्रक सीधे ऐसे लिखेंगे, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, क्योंकि किलोग्राम कट जाएगा, ऊपर किलोग्राम, ये ऊष्मा का मात्रक होता है ना, कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे भी द्रव्यमान लिखेंगे तो द्रव्यमान से द्रव्यमान कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, या क्या हो सकता है, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, या क्या होगा, और जूल प्रति केल्विन भी ले सकते हैं, जूल प्रति केल्विन भी ले सकते हैं। ठीक है, जूल प्रति केल्विन। तो ये रही आपकी ऊष्मा धारिता। किसी भी वस्तु की ऊष्मा जो धारिता होती है उसके कुल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, उस वस्तु की ऊष्मा धारिता। इसका फार्मूला क्या होता है, ऊष्मा धारिता बराबर होता है ms। इस फार्मूले को याद रखिएगा, ऊष्मा धारिता बराबर क्या होता है, m इंटू एस। इसका ये यूनिट्स है, यूनिट्स को भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। इतनी बात समझ में आई।
अगला हेडिंग है मोलीय ऊष्माधारिता। मोलीय ऊष्माधारिता क्या होती है? मोलीय ऊष्माधारिता, मोलीय ऊष्माधारिता, तो देखिए नाम से ही कंफर्म हो रहा है मोल। तो एक मोल ऊष्मा की धारिता यानी किसी भी वस्तु के एक मोल की जो ऊष्मा धारिता होती है वही क्या कहलाती है? मोलीय ऊष्मा धारिता। क्या कहलाती है? मोलीय ऊष्मा धारिता। और इसको दिखाते हैं किससे? सी से। किससे दिखाते हैं? सी से। तो ये आप बुक को ही पढ़ लीजिए, इसके बारे में आप बुक से ही पढ़ लीजिए कि जो किसी भी गैस का एक मोल का ऊष्मा जो धारिता होता है उसकी ऊष्मी धारिता कहलाती है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार विशिष्ट ऊष्मा धारिता का SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन डिग्री सेल्सियस जो है, सेम उसी तरह जो होती है मोलीय ऊष्मा धारिता का भी क्या होता है? यूनिट्स होता है। तो इसका जो आगे दिया है कि इसकी जो धारिता होती है 2 प्रकार की होती है, आप लोग पढ़ लीजिएगा बुक से। और एक चार्ट बनाया है कि जो SP यानी स्थिर दाब, नियत दाब पे विशिष्ट ऊष्मा और निश्चित आयतन पे या नियत आयतन पे विशिष्ट ऊष्मा, CP क्या है? तो नियत दाब पे क्या होता है? मोलीय गुप्त ऊष्मा, सॉरी मोलीय ऊष्मा धारिता। एंड CV क्या है? तो नियत आयतन पर मोलीय ऊष्मा धारिता। इन सब के बीच एक रिलेशन बताया है एक ग्राफ के द्वारा। तो आप लोगों को स्क्रीन पे एक ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है? इस स्क्रीन पे जो ग्राफ दिख रहा है इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को पोस्ट करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? ये जो दिया है इसका क्या बताया है इसमें? तो इनमें जो इसके मात्रक हैं SI मात्रक में क्या किया है और इसका जो गणितीय समीकरण है उनके बारे में प्रदर्शित किया गया है। किसके द्वारा? इस चित्र के द्वारा, ठीक है? इस सारणी के द्वारा। तो इस सारणी को नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ? तो ऊष्मामापी का जल तुल्यांक की तरफ। तो जो सारणी दिख रही है आपके स्क्रीन पे उससे आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा अगली हेडिंग है ऊष्मामापी का जल तुल्यांक। ऊष्मामापी का जल तुल्यांक क्या होता है? तो इसको आप अपने बुक से पढ़ लीजिए। मैं यहाँ से बस इसका फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, ठीक ना? कि जो ऊष्मामापी का जल तुल्यांक होता है उसको दिखाते हैं W से। और W बराबर क्या होता है? M इंटू एस। जो ऊष्मामापी का जल तुल्यांक होता है यह ऊष्मा धारिता के क्या होता है? बराबर होता है। ऊष्मा धारिता और जल तुल्यांक आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ऊष्मा धारिता बराबर क्या होती है? तो ऊष्मामापी का जल तुल्यांक, ऊष्मामापी का जल तुल्यांक ये आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इनकी जो मात्रक होती है वो भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? इनके मात्रक भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है? तुल्यांक। तो जो ऊष्मा धारिता होती है वो ऊष्मामापी का जल तुल्यांक के बराबर होती है, लेकिन बस फर्क यही होता है कि इसका मात्रक कुछ और होता है, इसका मात्रक कुछ और होता है, ठीक है? और इसका फार्मूला आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और इसके बारे में अपने बुक से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इतना क्लियर है? अपने बुक से इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। बस आपको फार्मूला से मैं बता दे रहा हूँ, और फार्मूला ऐसे ही मतलब है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फार्मूला से ही। बस इसमें एक ये बात ध्यान रखना है कि जो ऊष्मा धारिता होती है ऊष्मामापी जल का तुल्यांक क्या होती है? बराबर होती है। बस क्यों? इनमें भिन्न क्या होता है? तो इनके मात्रक ही क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है? ये हो गया जल का तुल्यांक। चलिए थोड़ा देख लेते हैं गुप्त ऊष्मा को। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है, यानी ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा को, यानी पदार्थ का 1 ग्राम हो और उसके ताप में अवस्था परिवर्तन के लिए खर्च हो। यानी ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम ताप को अवस्था परिवर्तन करने में व्यय होती है वही क्या कहलाती है? उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और इसको किससे दिखाते हैं? L से दिखाते हैं और L से दिखाते हैं, ठीक है? इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? L से। गुप्त ऊष्मा को किससे प्रदर्शित करते हैं? L से, ठीक है? तो गुप्त ऊष्मा को L से प्रदर्शित करते हैं। तो जो गुप्त ऊष्मा एक प्रकार की वह ऊष्मा है जो किसी वस्तु के 1 ग्राम ताप में, ठीक है, 1 ग्राम वस्तु के ताप में अवस्था परिवर्तन में व्यय होती है ऊष्मा। तो ऊष्मा की बात कर रहा है ना कि वह ऊष्मा जो 1 ग्राम पदार्थ के ताप में अवस्था परिवर्तन में व्यय होती है उसे क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। इसे L से प्रदर्शित करते हैं।
तो वह ऊष्मा कितनी होगी, तो Q बराबर होता है वही m इंटू एल, m इंटू एल। एल क्या है यहाँ पे, गुप्त ऊष्मा है, और Q क्या है, तो वही ऊष्मा है। ठीक है, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है वो Q है, m क्या है, द्रव्यमान है। तो यहाँ से फार्मूला आता है Q बराबर m इंटू एल। इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। इसकी मात्रा की बात कर ले, गुप्त ऊष्मा की मात्रा का यूनिट की बात कर ले, यूनिट की, तो गुप्त ऊष्मा यही है ना, यल है ना। तो कैसा फार्मूला बन जाएगा, यल बराबर क्या बनेगा, Q अपन m बनेगा, Q अपन m बनेगा। Q क्या है भाई, ऊष्मा है ना, तब जो इसका यूनिट बन जाएगा क्या, इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी, कैलोरी। और नीचे ये है तो इसका मात्र किलोग्राम या तो ग्राम होगा, किलोग्राम या तो ग्राम होगा, तो लिख दीजिए ग्राम या किलोग्राम। तो जूल प्रति ग्राम हो जाएगा, और किलो प्रति ग्राम हो जाएगा, या जूल प्रति ग्राम। ये सब किसके मात्रक है, तो यूनिट किसके हैं, तो एल क्या है, गुप्त ऊष्मा ना, इसी के मात्रक है क्या, कैलोरी प्रति ग्राम या जूल प्रति ग्राम। ये जो गुप्त ऊष्मा होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है गलन की गुप्त ऊष्मा और एक होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या होती है, ये दो होती हैं, इसको नोट कर लीजिएगा फार्मूले को। क्या होती है, एक गलन की गुप्त ऊष्मा होती है और एक क्या होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो ये जो होता है, ठीक है, तो 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके और उसको वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसका जो मान होता है 540 कैलोरी, 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, प्रति ग्राम होता है, या 540 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है, किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है, या इसी का मान होता है किसमें, जूल में, तो होता है वो कितना, तो 2.268 गुणे 10 की पावर 3 जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। ये किसका मान है, ये सब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान है। 540 कैलोरी प्रति ग्राम, 540 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, या जूल में लेंगे तो 2.268 गुणे 10 की पावर 3 जूल प्रति किलोग्राम। ये क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। गलन की गुप्त ऊष्मा की बात की जाए, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, तो ये क्या होता है, तो ये होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को, 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए जितनी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, तो गलन की गुप्त ऊष्मा। उसे क्या बोलते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। और इसका मान कितना होता है, गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना रखते हैं, तो 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम, या 80 कैलोरी प्रति ग्राम, या इसी को जूल में बदले तो कितना होता है, 3.36 गुणे 10 की पावर 3 जूल प्रति ग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। तो ये सब किसका मान है, तो गुप्त ऊष्मा का मान है। तो इन मानों को याद रख लीजिएगा, 540, 80, या 3.36 गुणे 10 की पावर 3, या 2.26 गुणे 10 की पावर 3 जूल। इन सब मानों को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या करेंगे, ये मदद करेंगे, इनका यूज होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं कैलोरीमिति का सिद्धांत। ठीक है, कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या कहता है, तो कैलोरीमिति का सिद्धांत यही ना, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। तो इसका एक फार्मूला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। कैलोरीमिति का सिद्धांत यही है, आपसे कोई पूछे कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या होता है, तो वही क्या बताएंगे, इस सिद्धांत के अनुसार जो ली गई ऊष्मा होती है बराबर होती है दी गई ऊष्मा के, यही जो होता है कैलोरीमिति का सिद्धांत होता है। तो मैं अब नोट कर लिए होंगे आप लोग, नोट कर लिए होंगे आप लोग, जो स्क्रीन पे दिख रहा है कैलोरीमिति का सिद्धांत।
जो उसका फार्मूला है उसे नोट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए तो इतनी बातें सबको समझ में आई। बच रहा है इसका लास्ट टॉपिक, अपेक्षिक आर्द्रता। अपेक्षिक आर्द्रता, तो इसके लिए आपको फार्मूले दिए हैं, ठीक ना। अपेक्षिक आर्द्रता के लिए फार्मूले दिए गए हैं, तो इसको भी आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए सब लोग, इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए और उसके बाद से हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे तो फटाक से जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अपेक्षिक आर्द्रता से रिलेटेड फार्मूले को, उन सबको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। जितने भी इस लेसन के टॉपिक्स हैं सबको एक बार आप लोग पढ़ जाइए और उसके बाद से आप लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नोट हो गया सबका। चलिए, तो इस वीडियो में इस लेक्चर खत्म होता है, इस लेसन का लेक्चर खत्म होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे इसके अभ्यास प्रश्न के साथ। हाँ तो दोस्तों, अब तक का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।